पिछले कई रोज़ से ये बहस चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के साथ क्या करना है और इन जजेस को काबू करने के लिए कोई आईनी तरमीम लानी है, कोई नया बिल लाना है, तादाद कम करनी है, बढ़ानी है। इनकी रिटायरमेंट एज पहले खबर ही आई और उसकी लॉ मिनिस्टर ने तस्दीक भी की कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 65 की बजाय उनकी रिटायरमेंट एज 68 कर दी जाए। उसका नतीजा ये होता कि शायद मंसूर अली शाह और कुछ और जजेस उस दौरान रिटायर हो जाते और फायज़ ईसा अपनी कुर्सी पर बरकरार रहते। हुकूमत को लगता था कि शायद ये अरेंजमेंट उनको सूट करता है। ये अप्रैल के महीने में ये तजवीज़ डिस्कस भी की गई, लेकिन ये मामला आगे नहीं बढ़ा। इसके बाद अभी चंद दिन पहले ये खबर आई कि ये 65 की बजाय 62 अगर कर दें रिटायरमेंट एज, तो फिर भी मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला और कुछ दूसरे जजेस जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तो फिर भी शायद हुकूमत को अपना फ़ायदा नज़र आता होगा। अब ताज़ा तरीन ये है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल दानियाल चौधरी साहब मूव करेंगे। प्राइवेट मेंबर बिल को वक़्त तब मिलेगी कि हुकूमती जमात जो है उसको सपोर्ट करते, तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस की तादाद है उसमें इजाफा तजवीज़ किया गया। तादाद अभी 17 है उस एक्ट के अंदर और ये इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी दरकार नहीं है, एक्ट के ज़रिए इसको बढ़ाया जा सकता है। वो 17 से बढ़ाकर 23 करना चाहते हैं। तो क्या 23 करने से हुकूमत को फ़ायदा होगा? दूसरी तजवीज़ साथ इसी बिल के अंदर ये भी है कि जब रिव्यू फाइल होगा तो रिव्यू में पहले से बड़ा बेंच बैठेगा। तो बड़ा बेंच अगर बैठता है और ये माजी से भी वो कह रहे हैं कि इसका इतलाक़ हो, अगर ऐसे ही पास हो जाता है तो फिर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस जो गले की फांस बना हुआ है इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और हुक्मरान जमात के लिए भी, हुक्मरान जमात बल्कि हुक्मरान इत्तेहाद कहना चाहिए, नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों को इजाफी सीटें जो मिलके 2/3 अक्सरियत हासिल करने की ख्वाहिश थी, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले ने उसके ऊपर पानी फेर दिया। अगर ये माजी से भी इसका इतलाक़ हो और बड़ा बेंच बैठे और इस फैसले को किसी तरीके से अंडू हो जाए, ये बहुत बड़ी एक छक्का मारने वाली बात है। मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ चीज़ होने वाली है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो शायद हुकूमत के वो ख्वाब पूरे हो जाए कि 2/3 अक्सरियत लेकर कुछ ऐसी आइनी तरमीम कर गुजरे जो उसकी दिली ख्वाहिश है करने की। क्या ऐसा हो जाएगा? ये आज के प्रोग्राम में हम अपने मेहमानों से डिस्कस करेंगे, लेकिन ये थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड के तौर पर मैं आपको बताऊँ। हमारे ब्यूरो चीफ़ हैं इस्लामाबाद खालिद अजीम साहब, वो इन मामलात के अंदर बहुत रिसर्च करते हैं। उन्होंने अभी मैं उनसे पूछ रहा था कि ये जजेस की तादाद के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें जस्टिस सज्जाद अली शाह वाला वो स्टॉर्मिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट का वाक़या याद है जो PMLN के दौरे हुकूमत में हुआ था। पंजाब हाउस से एक बाकायदा जत्था आया था, जो आम तौर पर शुनीद यही है कि शहबाज शरीफ साहब ने उसको अरेंज किया था। स्टॉर्मिंग हुई, बाद में PMLN के 1-2 लीडर्स को सज़ा भी हुई और स्टॉर्मिंग की इब्तदा उस वाक़े की जो लड़ाई थी जस्टिस सज्जाद अली शाह से, वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 13 से 17 करने के तनाज़े के ऊपर शुरू हुई थी। सज्जाद अली शाह तादाद इजाफ़ा करना चाहते थे, PMLN उस वक्त उसको इजाफ़ा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इजाफ़ा होता तो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ़ जस्टिस और कुछ दीगर जजेस, वो आम इम्कान यही था कि वो सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट किसी और को तैनात कर दिया जाएगा। PMLN इस चेंज को नहीं चाहती थी और उसके नतीजे में तनाज़ा एक ऐसी स्टेज पर आया, एक तकरीर मियाँ साहब ने की और कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग का आगाज़ हो गया। कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग के दौरान ही फिर वो स्टॉर्मिंग ऑफ द कोर्ट का वाक़या पेश आया और बाद में अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट 2 हिस्सों में तकसीम हो गई और फिर सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब जो थे वो चीफ़ जस्टिस बन गए जब 2 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई। इतना बड़ा क्राइसिस हमने क्रिएट किया जजेस की तादाद के तनाज़े के ऊपर। क्या दोबारा हम उतना ही बड़ा एक क्राइसिस क्रिएट करने की तैयारी करके बैठे हुए हैं? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारे सामने। इतना ही आसानी से, इतना ही खुश उसलूबी से हुकूमत सारा कुछ कर गुजरेगी और सुप्रीम कोर्ट का वो बेंच जिसने 8 की अक्सरियत से वो फैसला दिया हुआ है, वो आराम से बैठा देखता रहेगा कि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ ये करवाना चाहते हैं जजेस की तादाद बढ़ा कर करवा लें। मुझे लगता है काफ़ी मुश्किल होगा। जो आज प्रोग्राम में हमारे शेख वकास अकरम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, शाह कावर साहब हैं मारूफ माहिर कानून है, मोहसिन शाह नवाज रांझा हैं PMLN से, सबको खुश आमदीद कहते हैं। शेख वकास अकरम साहब, सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि आपसे सीटें किस तरीके से वापस ले ली जाएँ, वो जो 41 जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन भी चला गया, लेकिन ये जजेस की तैनाती और इनकी तादाद में इजाफा एक नई तजवीज़ है। आपको लगता है कि इससे कोई शॉर्टकट निकल आएगा? नहीं सर, मैं नहीं समझता। इनका तो यही इरादा होगा और इनकी ख्वाहिश होगी और प्लानिंग भी यही होगी। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा फौरी शॉर्टकट इनके सामने है जिससे ये तादाद बढ़ा के जो ये करना चाहते थे वैसे अपनी 2/3 करके वो कर सकते हैं। सो आई डोंट थिंक सो। मैं ये समझता हूँ कि काउंटर प्रोडक्टिव होगा। बहुत सी रिजेंटमेंट ऑलरेडी है, जो ऑलरेडी जजेस मौजूद हैं वहाँ भी है, वकला में भी है, बार्स में भी है, पब्लिक में तो हम समझते हैं ही है, कोई हमसे एग्री करे या ना एग्री करे, तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। इस किस्म की कोई भी मूव जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होगी।
जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस रतन मंडेला आमतौर पर जाना ही जाता है कि ह्यूमन राइट्स इशू के ऊपर बड़ी वो ताकतवर पोजीशन इख्तियार करते हैं। तो फिर इशू क्या है? ऐसा जज तो नेक नाम होता है जो ह्यूमन राइट्स के ऊपर एक तवाना पोजीशन ले खड़ा हो जाए अपनी टांगों में। हाँ बिल्कुल। तो फिर इशू क्या है उनसे? नहीं, हमें तो उन दोनों से, आपसे नहीं, मैं तो हुक्मरान जमात की कोशिश के ऊपर पूछ रहा हूँ कि इशू क्या है हुकूमत को उनसे? मेरे ख्याल में वो इनकी अलाइनमेंट नहीं होगी, क्योंकि माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि ये अलाइनमेंट्स अपनी करते रहे हैं, जजेस को एंगेज करते रहे हैं। मिसालें मीडिया में माजी में आप तारीख़ में चले जाएं, और फिर जहाँ बातें नहीं मानी गई वहाँ हमले भी करते रहे हैं। फिर अभी माजी करीब के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जलसे करके गालियाँ वालियाँ भी निकालते रहे हैं। ताबंदयाल साहब के वक्त वो किया गया था। तो वो सारा हर सियासतदान अपने टाइम में उसका दिल यही होता है मलिक साहब, भाई ये पुलिस भी साड़ी मतहत होवे और ये वकील भी साड़ी गल सुनन और ये जज भी साढ़े मतहत हो जान, वो हमारी, और खसूसन वो पार्टियां जिनकी अपनी जो है वो तादाद नहीं होती और वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर चढ़ के आए होते हैं, तो उनको अपने इरादे जो है वो कामयाब करने के लिए फिर इन सारे टेंटिकल्स की ज़रूरत होती है। आपने भी काजी फायजी साहब के ऊपर रेफरेंस इसीलिए फाइल किया था? देखें, वो जिन्होंने फाइल किया था या करवाया था उसके ऊपर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अपनी पोजीशन दे चुके हैं, आरिफ अलवी। मैं ये समझता हूँ कि अब तो वो क्वेश्चन ही कोई नहीं है, अब तो ये सारे दूध छोड़ा हुए हैं। इमरान खान और आरिफ अलवी साहब दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। देखें, अब मैं आपको बताता हूँ सर, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ख्याल में किसने करवाया था? जबरदस्ती करवा लिया था? इमरान ने अपनी मर्जी से किया था? नहीं सर, काम तो सारे अपनी मर्जी से, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती, किसी के साथ भी कोई नहीं होती। वो जिन्हें कहते हैं हमने वो, आपने सुना नहीं वो हमने रियासत बचाने के लिए सियासत कुर्बान कर दी थी, कोई ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती। ज़बरदस्ती तो कोई नहीं होती ना, फेक किस्म का। ये सारी इस तरह, वो चाहे मैं कमा अपनी पार्टी के हवाले नाल, चाहे मेरा कोई और अजीज का है, ये ज़बरदस्तियाँ कोई नहीं होंगी। उससे ले गल होंगी मलिक साहब वारिदी शाह खावर साहब, इसमें कानूनी पोजीशन क्या बनती है? ये प्राइवेट मेंबर बिल है, कुछ इसमें उतना भी वजन नहीं है जब तक हुकूमत इसके ऊपर मोहर लगा ना दे, लेकिन कुछ ऐसी तैयारी है। जरदारी साहब गए मौलाना साहब से मिलने, नूर आलम का एक और बिल आ गया है, वो कुछ और ही चाहते हैं, कॉन्टेम्प्ट वाला ही मामला ख़त्म कर दिया जाए, तो कुछ करने की तैयारी मौजूद है। देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल तो अभी आपने देखा कि अभी माजी करीब में एक बिल पेश हुआ था और उसको बड़ी पजीराई मिली थी। अभी ये जो इलेक्शन लॉस में जो तरमीम की गई थी, तो प्राइवेट मेंबर बिल मेरा ख्याल है कि एक हिकमत अमली का नतीजा है और उसके मुताबिक उन्होंने ये तरमीम करनी है। लेकिन मैं जहाँ तक जजेस की तादाद के बढ़ाने का ताल्लुक है, उसमें कोई शक नहीं है कि इसमें कुछ और मोटिव्स भी शामिल हैं। लेकिन बतौर वकील मैं ये कहता हूँ कि ये 23 नहीं, कम से कम 30 जजेस पे इनको तादाद कर देनी चाहिए, जितनी के पेंडेंसी है और जितनी जो कम से कम 5 हमारी हाई कोर्ट्स हैं, 2 जो है वो मतलब 4-5 ट्राइब्यूनल्स हैं, उनकी अपीलें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में आती हैं। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पिछली बहुत सारी गवर्नमेंट्स को और पार्लियामेंट्स को इसकी तादाद ज़्यादा कर देनी चाहिए। सर, एक दफ़ा 30 की गई थी और इसाकदार साहब ने फाइनेंस बिल के अंदर इसकी प्रोविजन डाल दी थी जब पीपल्स पार्टी की 2008 की हुकूमत बनी थी और फाइनेंस मिनिस्टर इसाकदार ने पहला बजट पेश किया था। फॉर फ्यू मंथ्स ये रहे थे पावर में, तो उसके अंदर फाइनेंस बिल के अंदर इन्होंने प्रोविजन डाल दी थी, लेकिन वो रेलिवेंट एक्ट को अमेंड नहीं किया था, इसलिए वो इम्प्लीमेंट नहीं हो मैं इसको तो अप्रिशिएट करता हूँ कि तादाद अगर बढ़ानी है तो उसकी तो बहुत ज़रूरत है, लेकिन इसके जो पोलिटिकल मोटिव्स हैं वो तो अपनी जगह मौजूद है। असल में करने की जरूरत है, उस पर इख्तलाफ नहीं है। टाइमिंग और उसके ऑब्जेक्टिव जो है इस पर वो मुतनाज़ा है, अपनी अहमियत है, उसकी अलग डायमेंशंस है। ऑफ कोर्स लेकिन अभी वकार साहब कह रहे थे ना कि इन्होंने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जो भी हमारे यहाँ पे एक बड़ा मैं समझता हूँ प्लेजेंट हिस्ट्री रही है हमारी कोई भी गवर्नमेंट जो है वो कंधों पे बैठे बगैर नहीं आई। आप पिछली ना कंधों पे बैठे बगैर आई है, ना कंधों पे बैठे बगैर गई है। मैं आपको बताऊं कि ज़रूरत है समर की है। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था कि पॉलिटिशियंस जो है ना, ठीक है, अपने अख्तलाफात हैं वो ख़त्म करके कम से कम इस नुक्ते पे तो कम से कम एक हो जाएं कि हम किसी के कंधे को जो है कंधा के लिए अपनी जो है वो किसी की बंदूक के लिए अपना कंधा इस्तेमाल नहीं होने देंगे, और हम कम से कम इस पॉइंट पे इकट्ठे हो जाएं कि हम जो है वो जमहूरियत जो असल रूह है आइन की उसके ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे और किसी तीसरी कुव्वत को ना दावत देंगे ना आने की इजाज़त देंगे। वेलकम बैक। यासिर हकीम हमारे नुमाइंदे पिंडी से हमारे साथ है। यासिर, ये बताइएगा कि इमरान खान ने जब मीडिया इंटरेक्शन किया तो उसके अंदर उन्होंने कुछ तफसील बयान की कि किसने पैगाम दिया था जलसा मुलतवी करने के हवाले से? शुक्रिया नदीम मलिक साहब, इस हवाले से उन्होंने कोई चीज़ वाजे नहीं की, लेकिन मैंने उनसे ये सवाल ज़रूर किया था कि
जो जलसा मुलतवी किया गया उसके हवाले से ये इतलात है कि वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KPK का आपस में रब्ता हुआ था और उसी दौरान जलसा मुलतवी करने के हवाले से बातचीत हुई और सुबह सवेरे जो है वो आपकी मुलाकात आजम सवाती और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौर से करवाई गई। तो उनका ये कहना था कि मैं इस हवाले से कोई जवाब नहीं दूंगा, लेकिन ये जलसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुलतवी किया गया था कि हम इंतशार से बचना चाहते थे। लेकिन जिस दिन ये जलसा मुलतवी किया गया उससे अगले दिन यानी 23 अगस्त बरोज पीर को जो समाअत हुई थी उस दौरान मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आजम सवाती की आपसे इतनी आउट ऑफ वे जाकर मुलाकात करवाई गई और रात के पिछले पहर ये आजम सवाती साहब ने एतराफ़ किया कि वो उनको पैगाम पेशावर में मिला था और सुबह सवेरे वो 7:03 पर अडयाला जेल में हुए। तो आपका रात के पिछले पहर आपको कहां से उनसे राब्ता करने की सहूलत मुयसर हुई? पैगाम रसा कौन था? किसके जरिए आपको पैगाम भिजवाया गया और किसके जरिए आपने पैगाम जो है वो आजम सवाती तक पहुंचाया? तो उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना जवाब दिया था कि मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा। उन्होंने वाज़े तौर पर नहीं कहा, लेकिन कुछ हुकूमती तर्जमानों की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई थी कि वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला KPK के दरमियान रब्ता हुआ था, जिसके बाद ये जलसा मुलतवी करने के हवाले से तमाम तर इंतजाम किए गए थे। यासिर हकीम, बहुत शुक्रिया।